नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है और हर चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी का इवेंट होता है। वो आप देखते हैं ना, भाजपा के मुख्यालय तक आते हैं, हाथ हिलाते हैं और कहते हैं कांग्रेस को उसकी औकात पता चल गई, कांग्रेस को इस देश के लोगों ने खारिज कर दिया, कांग्रेस दफन हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। इस देश के जेनजी का भरोसा भाजपा में है, इस देश के लोगों का भरोसा भाजपा में। यही देख रहे होंगे आप। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कैसे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहते हैं ना, यक्ष प्रश्न, यही यक्ष प्रश्न है। लेकिन अब कौन जवाब देगा इसका? कोई जवाब नहीं दे सकता है। इसका जवाब आप ज्ञानेश कुमार से लीजिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार का जवाब भी शेरो शायरी वाला ही होगा, जो ना आप समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं और ईमानदारी से चुनाव हो जाए, ये मैं सवालों के साथ नहीं कह रहा हूं, ये जजमेंटल होकर कह रहा हूं। रिपीट कर दूं, जजमेंटल होकर के। क्योंकि जो सबूत आते हैं वो कहां से आते हैं? जनता के बीच से आते हैं। और जनता के बीच से जो सबूत आ रहे हैं, जो जनता के बीच से वाइब्स आ रही है, वो ये बता रही हैं कि भाजपा के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत ही नहीं, एक आध फेज बुरे दिनों का क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अब जनादेश की कद्र और आवश्यकता दोनों ही भाजपा को नहीं। आपने पिछले 12 साढ़े 12 साल में कभी ऐसा देखा है कि अमित शाह रैली में मंच से नारे लगवाएं और सामने कोई जवाब देने को तैयार ना हो? बोलना पड़े, अरे भाई क्या हो गया, जवाब तो दे दो, क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? भारत माता की जय के नारे पर रिस्पॉन्ड ना करें लोग, तो इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। और ये हुई है बेइज्जती, देवभूमि में हुई है, जहां पर चुनाव के मौसम को हरी झंडी दिखाने आए थे अमित शाह। क्योंकि मौसम भी तो अब मोदी या शाह के हरी झंडी दिखाए बगैर बदलता नहीं है। तो चुनावी मौसम के लिए हरी झंडी दिखाने आए थे। हरिद्वार में बड़ी रैली थी। इस रैली के लिए पिछले सप्ताह भर से पूरा का पूरा उत्तराखंड प्रशासन इस रैली की तैयारी में जुटा हुआ था। लेकिन रैली में इतनी गजब बेइज्जती, विरोध में, अमित शाह के सामने विरोध में लोग खड़े हो गए, नारे लगाए। कुर्सियां, खाली कुर्सियां, सैकड़ों खाली कुर्सियां वही थी जो शिद्दत से अमित शाह का भाषण सुन रही थी, और शिद्दत से सुन रही थी, और ये मुद्दत से सुनती आ रही है कुर्सियां। 2013 से इन्होंने सुनना शुरू किया था, तो मुद्दतों से सुनती आ रही है और फिर भी शिद्दत से सुन रही थी ये खाली कुर्सियां। मैं भाव को पहले जोड़ना चाहता हूं, भाव को ले आइए, तब जरा हम दिखाएं विजुअल्स। स्वागत है भाव। भैया जरा विजुअल दिखाइए, पहले 2 नंबर वाला विजुअल दिखाइएगा, 2 नंबर वाला पहले दिखाइए विजुअल, फिर 1 नंबर पे आएंगे, पहले 2 नंबर दिखाइए। माता की हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ ये विजुअल एक बार और बाद में दिखा देंगे, पहले इसके बाद का विजुअल दिखा देते हैं। इसके बाद का विजुअल जरा लाइए, चलाइए जरा। मेरे ओ भाई अब क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे आप? ओ
उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती रीतू खंडूरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री सदा जी, सांसद श्री नरेश बंसल जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज इस विशाल समारोह में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, देखिए जिगर के टुकड़े देखिए, जिगर के टुकड़े कुछ लाल हैं, कुछ सफेद हैं, लेकिन जितने जिगर के टुकड़े हैं सब सन्नाटे में हैं। देखिए आप जरा 2014 में जब ऑडियो डाउन कर दीजिए आप और विजुअल चलने दीजिए, 2014 में जब हम मोदी जी भाषण सुनना शुरू किए थे 13 से हम लोग, तो मोदी जी मंच से कहते थे जहां तक मेरी नजर जा रही है मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं। अब जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक खाली कुर्सियां ही नजर आ रही हैं, जहां तक आप नजर दौड़ा लीजिए। और इन्हीं जहां बता रहे तक मेरे जिगर के जहां टुकड़े। तक हाँ नजर जा रही है मुंड ही मुंड दिख रहे हैं। अब जहां तक नजर जा रही है मुंड ही मुंड धुंड जा रहा है, हाँ ढूंढे जा रहे हैं कि मुंडे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। और इस विजुअल में एक और बात मार्क करिए आप, खाली कुर्सियां तो आप बता रहे हैं आशीष जी, लेकिन स्टेज उस साइड पे है और ये महिलाओं का, जो खासकर महिलाएं जो जा रही है घर वापस, एक विजुअल होता है कि भाषण चल रहा है और लोग आ रहे हैं, तो लोगों का डायरेक्शन, मुंह का डायरेक्शन स्टेज की तरफ होता है। अब आप देख लीजिए ये महिलाएं जो जा रही है, ये बैठी हुई भी क्राउड थोड़ी बहुत थी, वो भी जा रही है। मतलब लोग जो लाए गए वो भी नहीं रुक रहे हैं। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और ये जो शुरुआत में जो पहली क्लिप हमने दिखाई थी, पहली क्लिप एक बार फिर से दिखा दीजिए, तब हम भाव के पास फिर चलें एक बार में रिएक्शन लेने के लिए। ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, इसमें पहले वाला दिखाइए जरा, ये खाली कुर्सी के साथ पहला दिखाइए। माता की हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो क्या हो गया भाई, उत्तराखंड वालों की आवाज को, अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ ये हूट करने जैसा माहौल हुआ था। दरअसल क्या हुआ वो भी बता दें। इसको, इस क्लिप के आने के बाद कुछ जगहों पर सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि ये पीछे साउंड की मिक्सिंग है। मैं आपको बताऊं, इस पे भी मेहनत करना पड़ा। ये जब क्लिप आई तो जब थोड़ा और हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले ठोक बजा लें, तो कुछ जगहों पर देखा तो आई कि ये मिक्स की गई क्लिप है, जो पूरा का पूरा जी न्यूज पे दिखाया गया। और लिखा है कि जी न्यूज पे पूरा दिखाया गया, यहाँ दिखाया गया। उन्होंने कहीं पर ऐसे किसी भी रुकावट की या किसी नारेबाजी की चर्चा नहीं की। तो पहले तो मुझे वही तसल्ली हो गई कि वो कैसे करेंगे, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो कर ले कि अमित शाह के भाषण में ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी हम कहे कि ओरिजिनल, क्योंकि उसमें था कि ओरिजिनल फुटेज जो पूरा है, वो ओरिजिनल फुटेज में कहीं ऐसा नहीं है। हम कहे ओरिजिनल फुटेज में नहीं है, तब फिर जरा चेक करना पड़ेगा। भाऊ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी, लेकिन 2.5 घंटा, करीब 2 घंटे 10 मिनट का, जब पहले शुरुआत में लोग बोले हैं इनके आने के पहले, वहां से और पूरी क्लिप हमने देखी, पूरी क्लिप। उसमें ये हिस्सा एज इट इज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां से अगर मैं काटता तो इससे ज्यादा हिस्सा आता। यहाँ 41 सेकंड है, वहां पे करीब करीब 52 सेकंड मिलता, और आगे पीछे का जो एकदम झटका मार रहा है, और आगे पीछे का था सुनसान सन्नाटा। दोबारा फिर ये नारे लगवाते हैं कि अब जोर से एक बार लगा दो नारा, एक बार लगाते हैं सब, दूसरी बार फिर इनके नारे में साथ नहीं देते हैं लोग, कोई नहीं साथ दे रहा। और ये क्यों हुआ?
ये पीछे यूजीसी के जो विरोध में प्रोटेस्ट, जो अपर कास्ट, जो भारतीय जनता पार्टी मूल मतदाता कहे जाते हैं, जो बधुआ मतदाता, वो हैं जो यूजीसी को लेकर के कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी वापस लो जैसा माहौल वहां पर, और वो खड़े होकर के जब ये बार बार कह रहे थे तो पीछे से एक आवाज की एक गूंज उठ रही थी ना, वो वही थे जो अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी उनकी रैली में हुई है। ये सोचिए, इससे ज्यादा अब क्या प्रमाण दें, इससे ज्यादा फजीहत की भाऊ। देखिए आशीष जी, बिहार के चुनाव में हमने देखा और इस चुनाव में भी देखा, देखिए आप नतीजे क्या आते हैं। हाँ, इनके रैलियों में लोग नहीं रहते, इनके रोड शो में लोग नहीं रहते, सिर्फ इनको मत मिलते हैं। ये नया मॉडल है गणेश कुमार का। मैं बार बार कहता हूं, कई बार लोग कहते हैं कि ये तो राजनीतिज्ञ है। कई बार जब हम बाहर लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए अशोक जी, ये जो आप लोग बोलते हो न्यूज लॉन्चर पे, मैं समझ सकते हैं हम आपकी बात, लेकिन मुझे बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आती है, ये लोगों को समझ में नहीं आती? क्या आपको लगता है कि ये इतने साल से राजनीति में, इनको ये बात मालूम नहीं, इससे नाराजगी होगी लोगों की? तब मैं कहता हूँ कि आपके नाराजगी की चिंता कौन करता है? आप नाराज होगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? खिलाफ वोट दोगे ना? दे दो, जाओ, जितना खिलाफ वोट देना है दे दो। जीतेगी तो बीजेपी। तो फिर लोग कहते फिर इसका मतलब कभी यही नहीं होगा। तब मेरा एक चिर परिचित उत्तर रहता है कि जब आपको फोड़ा भी होता है तो डॉक्टर बोलता है इसको पकने दो, तब चीरा मारेंगे। तो मैंने बोला ये फोड़ा अभी पकेगा। ये जो आप देख रहे हैं अराजकता, मात्र किसी के बोलने भर से नहीं होता। पुरी ने बोल दिया कि हमारे पास स्टॉक है तो स्टॉक है ना, स्टॉक होना होता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं जैन जी मेरे साथ है, तो फिर जैन जी आपके साथ है तो फिर लद्दाख का आंदोलन किसका था? वहां गोलियां क्यों चलाई? झंझी पे गोलियां चलाओगे, कहते हो झंझी साथ है। झंझी के भविष्य के ऊपर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया यूजीसी लाके, और आज आप कहते हो झंझी साथ है। छोटी छोटी बातों पे स्टूडेंट पीटते हैं और जेल जाते हैं और आप कहते हो झंझी साथ है। कौन सा झंझी साथ है आपके पास? एक बार प्रधानमंत्री को पूछना पड़ेगा कि झंझी के मायने क्या है। गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह को तो झंझी नहीं समझ रहे। हाँ, निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह, एक जैन और दूसरा जी, जैन जी, इन दोनों को तो नहीं समझ रहे। उनको ये पूछना होगा कि आपकी परिभाषा क्या है। और ये उनको लगता है कि चलो ये देश सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। ऐसा ही हर एक को लगता था, इंदिरा जी को भी ऐसे ही लगता था कि सुन रहा है देश, अब मेरा ही सुन रहा है। लेकिन नहीं, देश रिएक्ट करता है। लेकिन उस अंतिम स्थिति तक आप देश को पुश कर रहे हैं। अच्छा जो राजनीतिज्ञ होता है वो बैलेंस का खेल खेलता है। आपको लगता है जनता नाराज है तो चलो छोड़ दीजिए। फिर एक होता है कि चुनाव आयोग कितनी भी मनमानी करे, राजनीतिक दल कितना भी खेल करे, कुछ भी करे, इस देश का संविधान तो है और संविधान का कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है। तो चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन गया है और न्यायपालिका चुनाव आयोग का सुरक्षा यंत्रणा बन गई, उसका कवच, सुरक्षा कवच बन गई है। वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय कस्टोडियन ऑफ इलेक्शन कमीशन हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया। मैं कोई ये नहीं हूं, लीगल फ्रेटर्निटी का कोई मेंबर नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य इंसान, पढ़ा लिखा हूं, कुफड़ हो सकता हूं क्योंकि मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में गुजरात से डिग्री नहीं ली, मुझे एडमिशन ही नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका आईक्यू मोदी जी इतना नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं अपना देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से पढ़ा हुआ छात्र हूं। लेकिन मैं इतना समझता हूं कि यदि चुनाव के बीच में पैसा बांटना गलत नहीं है
तो चुनाव के पहले लोगों के कैश ट्रांसफर की योजना अनाउंस करने गलत कहाँ है? सीधी बात है। या तो नीतीश कुमार की सरकार गलत थी, और यदि वो सही थी तो फिर स्टैलिन कैसे गलत हो सकते हैं? ठीक है, चुनाव में कुछ कुकर्म हो गए, या कुछ कुप्रबंधन हो गए, या चुनाव में कुछ भ्रष्टाचार हो गया, तो किसके पास जाएगा? भ्रष्टाचार करने वाले के पास तो नहीं जा सकते कि तू ही बता अब तू क्या करेगा। ये जाएगा सुपीरियर अथॉरिटी के पास, चुनाव आयोग के पास। तो चुनाव खत्म होने के बाद आप चुनाव आयोग में जाते हो, मतलब उसमें जाते हो न्यायपालिका में, तो न्यायपालिका कहती है कि अरे चुनाव हार गए, रोते हुए आ गए हमारे पास, इतना ही काम है क्या हमको? कोई सुनवाई नहीं। चुनाव के पहले जाओ कि साहब चुनाव होने वाले, देखो ये क्या क्या कर रहे हैं। बोलते राजनीतिक अखाड़ा मत बनाओ न्यायपालिका को ना, ठीक है। पार्लियामेंट में बोलने नहीं दोगे, जनता की रैलीज नहीं होने दोगे, स्टूडेंट लोग मार्च निकालेंगे, प्रोटेस्ट, जो संविधान ने अधिकार दिया तो उन पे लाठीचार्ज करोगे। किसी ने प्रोटेस्ट किया तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह विधेयक क्या क्या आप यूथ कांग्रेस ने जो किया उसके ऊपर जो देखा क्या धाराएं लगा दी। चुनाव आयोग तो सुनता ही नहीं, वो शेर शायरी में वो ट्रक के पीछे लिखे हुए गाने गाता है, छिछोरी शेर शायरी करता है। न्यायपालिका चुनाव आयोग के बारे में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, बीजेपी के बारे में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं। मैंने तो कहा था कि मैंने तो एक सजेशन दिया था कि इतना समय बर्बाद होता है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का समय बर्बाद होता है, हम तो माए बाप मानते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर एक बोर्ड लगा देना चाहिए, जैसा पहले अंग्रेजों के टाइम पे होता था ना, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तब उतना लिखा चाहिए नॉन बीजेपी पीपल आर नॉट अलाउड। सिंपल एक लाइन। बीजेपी के विरोध करने वाले को सर्वोच्च न्यायालय में जगह नहीं है, ये लिख देंगे तो 90% केसेस जाना ही बंद हो जाएंगे कोर्ट में। ना ईडी के खिलाफ कोई जाएगा, ना सीबीआई के कोई खिलाफ जाएगा, ना इनकम टैक्स के खिलाफ जाएगा, ना चुनाव में झूठ बोलने पे जाएगा, ना आचार संहिता के वायलेशन में जाएगा, या केसेस छुपाने की केस में जाएगा, या मतदाता सूची को लेके जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं ना। तो मोदी जी को, न्यायपालिका को एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा कि देखिए कितनी बढ़िया लॉ एंड व्यवस्था है कि हमारे यहाँ कोर्ट में केसेस ही नहीं है, अभी न्यायाधीश बैठे हुए हैं बढ़िया। जब समाज में शांति और लॉ एंड ऑर्डर होती है तो केसेस ही नहीं होते। जब केसेस का अंबार बढ़ जाता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं समाज में कुछ तो कुरीतियां अभी भी बची हुई है। समाज में वो सामंजस्य नहीं, समाज में वो भाईचारा नहीं, जिसकी वजह से न्यायपालिका के ऊपर बोझ है, सिद्ध रूप से। जब महाराष्ट्र की इलीगल सरकार आप 2.5 साल तक चलने देते हैं, ये बोल के कि वो इलीगल है, इससे ज्यादा फिर न्यायपालिका से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ये बॉन्ड उगाई का जगह है करके बॉन्ड रद्द करते हैं, लेकिन उगाई करने वालों पे आप एक्शन नहीं लेते, तो फिर उसका क्या मायने है? समय आने पे कहते कि हम भगवान को पूछ के करेंगे। तो कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि इनको क्या मंदिर के पुजारियों को ही जज साहिबा की सीट पे बिठा देंगे? उनका तो रोज का है भगवान से मिलना, उनका ज्यादा जल्दी सुन लेंगे भगवान। तो जब न्यायपालिका कस्टोडियन बनी है चुनाव आयोग की, जो चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन चुका है, तो फिर ये रैली देख के हम इतना ही बता सकते कि लोग इनके साथ नहीं है, लेकिन विजय इनके साथ है। वो हमारे वो था ना, सत्यमेव जयते, अब असत्यमेव जयते है। सत्य सदा परिजिते, सत्य की सदा पराजय होगी। यदि आज श्री कृष्ण गीता बोलते वर्तमान भारत को देख के, तो कभी नहीं कहते यदा यदा ही धर्मस्य।
बोलते बस हो गया भैया, ये आखिरी, जल्दी निकल लूं। तो ऐसे माहौल में लोग क्या कहते हैं, रैली, भाई विश्लेषक किस बात को देखते हैं, चुनाव का विश्लेषण करते हैं, कैसे देखते हैं, लोगों को पूछते हैं रैली में भीड़ कैसी आती है, लोगों के सेंटिमेंट्स कैसे है, हुट कैसा होता है, नेता भगा। हरियाणा में जिन नेताओं को गांव से भगाया गया वो चुनाव जीत गए। हमने तो देखा था भगाते हुए, गांव में आपने देखा था भगाते हुए, हमने वीडियो दिखाए थे भगाते हुए। और चुनाव नतीजों के बाद हरियाणा की जो अलग अलग पंचायतें जाति धर्म की, ऐसे पंचायतों के जो मुखिया थे वो 2 गाड़ी भर के आप ही के कमरे में बैठे हुए थे, याद होगा आपको, नतीजे के बाद। और वो पूछ रहे थे कि आप बताओ कैसे हारे, आप तो थे हमारे साथ आशीष जी, आप तो हरियाणा में हमारे साथ घूम रहे थे। जब लोगों को हमने गांव में घुसने नहीं दिया, उनको गांव का वोट कैसा मिला? एक जगह एक ने कहा कि मैं चुनाव जीत गया हूं, उसके बावजूद इस गांव से जितने मुझे मत मिले, वो गांव बहुत नाराज है। वो कहते कि साहब पूरे गांव ने आपको मतदान दिया लेकिन इतना कम दिखाई दिया। एक बार हम यहाँ मॉक पोलिंग करते हैं, वो मॉक पोलिंग को कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो गांव वालों का जुगाड़ था। अपने ही बैलेट पेपर खुद छपवाए, अपनी एक दिन वोटिंग करे और अपनी गिने कि अपने देश, अपने गांव के लोग कितने किसके साथ है। अरे वो मॉक पोलिंग जिसका कोई संवैधानिक कोई उसका महत्व नहीं है, जो लीगल जिसको कोई स्टैंड नहीं है, वहां पुलिस छावनी बना दी, बोला ये इलीगल है। हाँ, पैरामिलिट्री लगा दी, बोले ये तो देशद्रोह का काम है। बोले है देशद्रोह क्यों, आपस में नहीं तो तय कर सकते क्या? बोले ना 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 ना, ये मॉक भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये डर गए थे। वो गांव 90% यदि एक साइड पे जाता और वहां से सिर्फ 40% वोट मिला है जीतने वालों को, तो ये फ्रॉड खड़ा हो जाता। अभी एक बहुत सिंह साहब है, सीनियर पत्रकार है, एक टेलीविजन चैनल पे वो बोल रहे थे कि मत चोरी हुई, तो उनने वो एंकरनी महोदया उनके ऊपर टूट पड़ी, आप कैसे कह सकते हैं मत चोरी हो गई? वो बोले मैं इसलिए कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे अपने भाइयों ने और अपने रिलेटिव ने मुझे फोन करके बताया कि जिस बूथ पे उन्होंने मतदान दिया एक पार्टी को, उस पार्टी को 0 मतदान मिला उस बूथ से। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है जिन्होंने वोट दिया, उनको वोट ही नहीं मिला, खुद का भी वोट नहीं मिला, बीबी का भी वोट नहीं मिला। बहुत एग्जाम्पल है। तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल क्या इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन एग्जाम्पल 5 बजे बाद वोटिंग कितना होता है इसका परसेंटेज नहीं बता सकते आप, वोट परसेंटेज नहीं बता सकते डिजिटल की दुनिया में। यहाँ क्रूड ऑयल वहां पे बेंट वहां अनाउंस करता है और 2 सेकंड के अंदर आपके पास आ जाता है कि क्रूड का रेट क्या है। अभी आप देखोगे, जब दर्शक यदि देखना चाहते गूगल पे देखिए क्रूड का रेट क्या है, 5-5 मिनट के बाद, 2-2 मिनट के बाद चेंज होता है, सारी इंफॉर्मेशन आती है। और इनको ये देश से इंफॉर्मेशन, परसेंटेज का इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इनको खेल करना होता है। मैं जरा जो ऐसे कई नहीं, उत्तराखंड पे लोटी है आशीष जी, लेकिन लोग नहीं है इनके साथ, फिर भी ये चुनाव जीतते हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। जब मॉक पोल गांव में रुकवा दिया कि देशद्रोह है, ऐसे तो मॉक पोल ये कुछ में चोर सिपाही जो बच्चे खेलते हैं वो चोर सिपाही रुकवा देंगे, इसमें जो चोर है उसको जेल में डाल देंगे, चोर सिपाही में जो चोर बनेगा, और जो सिपाही बनेगा उसको ये आईपीएस बना देंगे सब कप्तान। इनका, इनकी बात छोड़ दीजिए, ये जो है उत्तराखंड में गए, ये क्यों ऐसी स्थिति हुई, क्यों हुई, उसकी वजह साफ है। भाजपा, अच्छा भाजपा चुनाव जीतने के अहंकार में ऐसी मदान हो गई है ना। क्या हम लोग सुनते थे कि मदमस्त हाथी, पागल हाथी, हाथी क्या, हाथी तो रौंदेगी तो 2-4 दर्जन को रौंदेगी, ये ऐसे मदान हुए हैं सब, ये लोकतंत्र को रौंद रहे हैं। वहां अंकिता लोकतंत्र दोनों को, वहां अंकिता भंडारी का केस, वहां पर जो है पिथौरागढ़ में एक छोटी बच्ची के साथ दुराचार जो कोटद्वार में हुआ है, वो ये मामूली मामले हैं। और आपको एक और मैं आपको मामला ताजा बताऊं, जरा एक लाइए, ये लोक जन टुडे है। अब इसी घटना, जब इनकी रैली से ही मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ खबर कितनी वो है। लोक जन टुडे हेडलाइन पढ़िए, पीएम मोदी के सपनों को लूटकर भागने वाला महा वाटर स्कैम का मिस्टर इंडिया ऑफिसर उत्तराखंड के किस अधिकारी का रिश्तेदार।
ये खेल इतना बड़ा है, ये आने के पहले, अमित शाह के आने के पहले ही इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो मैं पढ़ पा रहा हूं, 900 करोड़, ये जिसकी चर्चा हो रही है भाऊ, ये राजस्थान का, इस पे तो और काम करना पड़ेगा, राजस्थान से उत्तराखंड तक का कनेक्शन है। ये महा वाटर स्कैम हुआ, 900 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन घोटाला, उसकी एसीबी जांच कर रही है, राजस्थान में हुआ। और इसकी 40 टीमें, एसीबी की 40 टीमें 100 ठिकानों पर इस अफसर को पकड़ने के लिए जांच कर रही थी। इस अफसर का नाम है सुबोध अग्रवाल। अब आप इस पे लगेंगे तो और इसकी जानकारी आएगी। राजस्थान का ये बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव, राजस्थान छोड़िए, एक राज्य नहीं है जहां जल जीवन मिशन का घोटाला नहीं है, और हर घोटाला 500 करोड़ के ऊपर है, हर राज्य में। इसकी ताकत देखिए, इसको 100 ठिकानों पर 40 टीमें खोज रही हैं और इसका आता पता नहीं। ये जानकारी 16 दिन हो गए, 16 दिन से खोज रही थी। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, सब जगह 100 से ज्यादा ठिकानों दबिश दी गई। 21 शहरों में, 21 सिटीज में दी गई। 50 लोग रडार पर, जिनमें अग्रवाल के रिश्तेदार गौरव, सौरभ, समीर और व्यवसायी प्रणव चंद्रा सबसे पूछताछ की गई। इस मामले में चौंकाने वाला मोड़ यह है कि देवभूमि उत्तराखंड में इशारा मिला है, और ये जो है एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का इसके ऊपर आशीर्वाद है, इसके ऊपर हाथ है, वो रिलेटिव भी है, सीनियर, बहुत सीनियर लेवल पे, नाम भी लिखा है, लेकिन मैं नाम जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक मैं नाम पे नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है, ये अमित शाह गए, इसकी चर्चा कर लिए होते रैली में कि हमारे डबल इंजन का भागा हुआ अफसर खबर है, पुष्कर धामी बताओ यहाँ पे आया। देखिए, डबल इंजन का मतलब ही यह है कि ये एक राज्य से दूसरे राज्य में इम्यूनिटी लेके जाते हैं। ये इधर से उधर, उधर से इधर। वहां तो दिल्ली के शराब घोटाले में तो कविता को उठा लिया आपने, तुरंत लिंक लगा लिए तेलंगाना के, और एक सांसद को आपने उठा लिया था, और यहाँ एक अधिकारी नहीं मिलता इनको क्योंकि इनका आशीर्वाद है। लुकआउट है उस पे, लुकआउट। अरे मैं क्या बोला हूँ, लुकआउट हो कि आउटलुक हो, वो सरकार का प्रिय होगा, और जब 800-900 करोड़ का घपला होगा तो ऊपर तक पहुंचा होगा। ये रैलियों में ऐसी चेयर फ्री में थोड़ी बैठी रहती है, इसका भी तो पेमेंट लगता है। एक एक रैली का करोड़ों रुपए का खर्चा कहाँ से आएगा? इसी तो भ्रष्टाचार के गंगा से निकलता है। भ्रष्टाचार की गंगा से जो नहर निकलती है, मैं भ्रष्टाचार की गंगा भी इसलिए कह रहा हूं कि मैं गंगा माता के प्रति समर्पित हूं, लेकिन गंगा को जितना गंदा किया है इन्होंने आज, जहां पानी पीने लायक क्या, नहाने लायक भी नहीं रहा है। तो भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये मालूम होके हो रहा है। महाराष्ट्र में जहां मैं बैठा हूं वहां भ्रष्टाचार चरम पे है। वह 3 पार्टियों के कमीशन जाते हैं। ऑटो रिक्शा भ्रष्टाचार है ये, तीनों का 10-10% और चलाने वाले का 10%। मतलब दिल्ली, ऐसा 40% का भ्रष्टाचार है यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 40% में क्या काम करेगा, फिर कैसा काम करेगा? और फिर कल पुल गिरता है तो ठेकेदार जेल में जाता है, पैसा खाने वाले अधिकारी को कुछ नहीं होता। खबर तो बहुत, अब इस पे हम लोग एक, बस बात यही है कि हम लोग थोड़ा टीम उतनी वो नहीं है, नहीं तो 60% बिलो पे टेंडर की खबरें आ रही हैं, 60% बिलो पर खबर आ रही है। साहब, जो टेंडर जिस काम के लिए दिया गया है, जिस काम के लिए गया है वो छोड़ के दूसरा ही काम हो रहा है, ऐसा भी राजस्थान में एक केस है, और उसके तार कोटा तक जाते हैं, कोटा सांसद तक, समझ जाओ आप। बस अब इससे ज्यादा क्या है? और ये सब कागज है। अभी थोड़ा सा, क्योंकि ये युद्ध का मामला चल रहा था और होली का मौसम था, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा उसको रोक के करे। वो डॉक्यूमेंट सारे मेरे टेबल पे पड़े हैं आशीष जी अभी। नहीं, वो तो अगर हो जाए तो उसको तो लाना है, क्योंकि मोदी जी कल कह रहे थे कि, कल एक व्यक्ति के बारे में कह रहे थे कि वो बिगड़ेल बच्चों को विपक्ष के दुरुस्त कर देते। और सबसे प्रामाणिक और ईमानदार क्या है ये हम दिखाएंगे आपको। हाँ।
बिगड़ैल बच्चों को तो ये बिगड़ैल 2 बच्चों को करोड़ दुरुस्त करने रुपए वाला रोज, बिगड़ैल 2 है। करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए रोज का भ्रष्टाचार है। तो ये खोलना है, सब खोलना है। अमित शाह की रैली से हम जब यहाँ तक आ गए तो सब खुलेगा, एक एक करके सब खुलेगा वक्त खुलेगा के साथ। खुलेगा। हाँ, इजाजत दीजिए फिलहाल हाँ, हमें लेकिन हमारे पास कागज आने के बाद हम बहुत जांच पड़ताल करते हैं, कोई ऐसा फेक कागज ना दे। बहुत सारी जांच पड़तालें करनी पड़ती है, एक लीगल टीम होती है, उनसे हम जांच पड़ताल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं हमारे जैसे लोगों को, और फिर फाइनल आशीष जी डिसीजन लेते हैं, फिर अब उसका फिर तय होता है, और फिर पूरे खोजबीन के साथ, ताकि हमारे दर्शक ठगा हुआ महसूस नहीं करें। एक और आप सबको रिक्वेस्ट पिछली बार भी किया था, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे होंगे, कृपा करके नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो आप ढूंढिए। रोज 10 से 12 वीडियोस रोज लोड हो रहे हैं, और हर वीडियो आपको अलग अलग मिलेगा। देश की भी कोई चीज हम छोड़ने का नहीं प्रयास करते, और इंटरनेशनल खासकर जब तक ये खाड़ी युद्ध चल रहा है, उसकी अपडेट बिल्कुल घंटे 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 के हिसाब से, और वो भी सत्यापित करने के बाद आपके सामने ला सकते हैं, वन साइडेड नहीं। तो कृपा करके आप वीडियो ढूंढिएगा, ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ से वीडियो नहीं जाएंगे। जब तक हम जान में जान है, हम किसी भी शहर में ट्रैवल करते रहो, किसी भी काम पे जाते रहो, वीडियो आपके पास पहुंचेंगे, इसकी गारंटी ये मैं आशीष जी की तरफ से आपको ग्वाही देता हूँ, बिल्कुल गारंटी देता हूँ। इजाजत दीजिए, चलते चलते बस एक लाइन की हेडलाइन बता दूं। ये अभी हम कहते थे ना, अहंकार मदांध, हाथी से भी ज्यादा हो चुका है इनका ऊपरी महला, अहंकार से युक्त। आज जयशंकर जवाब दे रहे थे, विपक्ष सवाल कर रहा था राज्यसभा में, लोकसभा तो 5 मिनट में ही विसर्जित हो गई। तो फिर से नड्डा, वो नड्डा, क्या कहें, हम लोग नहीं उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते, क्या करें, वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे। राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट पर भड़के नड्डा, बोले वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे। तुम्हारे रैलियां देख लो कि वहां पर पब्लिक कितनी घट चुकी है। वो देखो अमित शाह की रैली कल का देख लेना, जेपी नड्डा साहब। नड्डा जी को कोई रैली से मतलब नहीं आशीष जी। जब सीटें तक गिन रहे ज्ञानेश हैं, कुमार, जब तक, सीट। हाँ, सीटें गिन रहे हैं, कभी खाली सीटें भी गिन लिया करो। कभी खाली सीटें गिनो, सीटें गिन रहे हो तो खाली कुर्सियां गिन लो अमित शाह की रैली में। इजाजत दीजिए हमें, हम आते हैं निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। एक निर्लज्जता की रोज नई नई परिभाषा आपको दिखाई देगी इन नेताओं में। चलिए आते हैं फिर अभी। धन्यवाद। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।